मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशन में जो शेड्यूल्स के बारे में, जो 12 शेड्यूल हैं वो बताऊंगा कि कैसे दिखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी में। आप सब क्या करते हो, शेड्यूल पढ़ते हो, शेड्यूल में क्या डिस्कस है, लेकिन आप देख नहीं पाते कई बार कि कॉन्स्टिट्यूशन में किस तरह से ये मेंशन है। तो मैं ये कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी की हेल्प लेके आपको ये दिखाता हूँ कि किस तरह से उसमें शेड्यूल दिखता है। ठीक है, तो उसमें क्या है, जब कॉन्स्टिट्यूशन के जब लास्ट के कुछ पेजेस में आप देखोगे तो उसमें इस तरह से शेड्यूल मेंशन है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट शेड्यूल की। फर्स्ट शेड्यूल में देखिए इस तरह से लिखा होता है, इस तरह की हेडिंग पड़ी हुई है, आर्टिकल 1 और 4, मतलब ये 1 to 4 की बात हुई है। उसमें लिखा है स्टेट्स। ठीक है, अब स्टेट्स में अब जानते हैं आप, आज की डेट में तो 28 स्टेट हैं, क्योंकि जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख को तो यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है। तो ये तो पुराना है, तो इसमें 29 दिखेंगे, लेकिन अब आप अपडेट देखोगे तो 28 दिखेंगे, अपडेटेड लेटेस्ट देखोगे तो। ठीक है, तो आप देखो जरा क्या है, क्या लिखा है फर्स्ट शेड्यूल में। फर्स्ट शेड्यूल में कैसे, जैसे मान लीजिए एक आंध्र प्रदेश का नाम लिखा है इसमें, और उसमें लिखा है द टेरिटरीज स्पेसिफाइड इन सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 3 ऑफ द आंध्र स्टेट एक्ट 1953, सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 3 ऑफ स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956, एंड द फर्स्ट शेड्यूल टू द आंध्र प्रदेश एंड मद्रास एक्ट 1959, एंड द शेड्यूल टू द आंध्र प्रदेश एंड मैसूर transfer of territory act 1968, but excluding the territories specified in the second schedule to the Andhra Pradesh and Madras alteration of boundaries act 1959, and the territories specified in section 3 of Andhra Pradesh reorganization act 214। अब आप ये 2014, ठीक है, अब आप ये देखो कि इसमें क्या है ना, इसमें आंध्र प्रदेश की टेरिटरीज को डिफाइन किया गया है। और इन्होंने डिफाइन करते समय पता है क्या बोला है, इन्होंने बोला है कि कुछ एक्ट्स के नाम गिनाए हैं इन्होंने, जैसे दी आंध्रा स्टेट एक्ट, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। उन्होंने बोला है कि ये जो सारे एक्ट है ना, इनमें इन एक्ट में जो टेरिटरीज मेंशन है वही आंध्र प्रदेश है। ठीक है, और इसमें एक चीज़ और आप देख रहे हो, उसमें लिखा है बट एक्सक्लूडिंग द टेरिटरीज स्पेसिफाइड इन द सेकेंड शेड्यूल टू द आंध्र प्रदेश एंड मद्रास अल्ट्रेशन ऑफ बाउंड्रीज एक्ट। मतलब इन्होंने बोला है कि ये जो इस टेरिटरी में वो टेरिटरी नहीं आएगी जो इस एक्ट में मेंशन है। ठीक है, स्पेसिफाइड इन द सेकेंड शेड्यूल टू द आंध्र प्रदेश एंड मद्रास बाउंड्रीज एक्ट 1959। ठीक है, कि अल्ट्रेशन ऑफ बाउंड्री एक्ट में, मतलब ये आप देखोगे ओवरव्यू इसमें क्या है, इसमें कुछ एक्ट्स के नाम दिए हुए हैं जिसमें टेरिटरी डिफाइन की गई है, लेकिन क्या अब आप देखोगे किलोमीटर्स में या स्क्वायर किलोमीटर्स में इस तरह से नहीं दिखा है, इसमें एक्ट्स के थ्रू बताया गया है। ठीक है, इसी तरह आसाम में देख रहे हो कि कमेंसमेंट के टाइम पे कॉन्स्टिट्यूशन के क्या था और नाम, मतलब अलग अलग सेक्शन दिए हैं। बिहार देख रहे हो आप, इसमें सब सेक्शन दिखा रहे हैं आपको, स्क्वायर किलोमीटर में नहीं दिख रहा है टेरिटरीज। इस तरह से एक्ट्स में जो टेरिटरीज डिफाइन की गई है वैसे दिख रही है। तो ये आप देखते जा रहे हो। ठीक है, ये देखिए सारे स्टेट्स के नाम आएंगे। अभी 28 स्टेट्स हैं, तो सारे स्टेट्स के नाम, अब जैसे कोई स्टेट नया बनता है तो वो अब आप जानते हो कि शेड्यूल 1 में तो वो आएगा, स्टेट बनेगा तो शेड्यूल 1 चेंज होता है। ठीक है, जब भी कोई नया स्टेट फॉर्म होगा या मर्ज कर दिया जाएगा, मतलब तो इस तरह से आप देख रहे हो। ये हो गया नागालैंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, सब हैं, सारे स्टेट्स हैं, इसमें सारे आएंगे। ठीक है, ये आपने ये देखा, ये देखिए इसमें 29 है, 28 होंगे आज की डेट पे। ठीक है, ये आपने ये देखा। और अब आगे बात करते हैं कि देखिए शेड्यूल 1 में स्टेट्स तो हो गए, अब यूनियन टेरिटरीज बची। यूनियन टेरिटरीज में देखिए अब जैसे लिखा है दिल्ली है, दिल्ली में टेरिटरी क्या है, द टेरिटरी विच इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वाज कंप्राइज्ड इन द चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस ऑफ दिल्ली। तो इस तरह से इसमें भी एक्ट डिफाइन कर दिए गए हैं, स्क्वायर किलोमीटर में नहीं है। ठीक है, इस तरह से टेरिटरी जो पहले थी और कौन से एक्ट में वो मेंशन है, तो वो सारी डिटेल बताई गई हैं। ठीक है, आप सेकेंड शेड्यूल में आप देख रहे हो, सेकेंड शेड्यूल में पक्ष बताए गए हैं। आर्टिकल देखिए कौन कौन से आर्टिकल आते हैं सेकेंड शेड्यूल में। आर्टिकल 59(3), 65(3), 75(6), 97, 125, 148(3), 158(3), 164(5), 186 to 21, ये सारी जो आर्टिकल्स हैं ना, इन आर्टिकल्स में जब आप पढ़ोगे स्टार्टिंग में तो इनके में कुछ डिटेल्स रही होंगी, तो वो डिटेल्स को इन्होंने
उन्होंने रेफर कर दिया होगा एज मेंशन इन सेकंड शेड्यूल। क्यों? क्योंकि वो अगर सारी डिटेल वहीं लिखते तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता, तो इन्होंने सेकंड शेड्यूल बना के डाल दिया। तो अब देखिए इसमें पार्ट ए बनाया है इन्होंने सेकंड शेड्यूल में, प्रोविजन एज टू द प्रेसिडेंट एंड द गवर्नर ऑफ स्टेट्स, कितनी सैलरी होगी, इस तरह से एमेंडमेंट्स डिसाइड किए हैं। अब देख रहे देयर शैल आल्सो बी पेड टू द प्रेसिडेंट एंड गवर्नर ऑफ स्टेट्स सच अलायंस एज वर पेबल रिस्पेक्टिवली टू द गवर्नर जनरल ऑफ डोमिनियन ऑफ इंडिया एंड टू द गवर्नर। पूरे वही बातें सारी, किस तरह से पैसा मिलेगा, क्या मिलेगा। वाइल द वाइस प्रेसिडेंट और एनी अदर पर्सन इज डिस्चार्जिंग द फंक्शन और इज एक्टिंग प्रेसिडेंट और एनी पर्सन इज डिस्चार्जिंग द फंक्शन ऑफ गवर्नर ही शैल बी एंटाइटल्ड टू द सेम एमेंडमेंट्स अलायंस एंड प्रिविलेज एज द प्रेसिडेंट और द गवर्नर। इस तरह की बातें हैं, ठीक है, ये आपने देख लिया सब। और पार्ट ये तो जैसे था, ये आप देख रहे हो ये पार्ट ए था, ठीक है। और उसके बाद पार्ट डायरेक्ट आ गया पार्ट सी, बी नहीं है, ठीक है। ये 1 2 ये पार्ट 1 में आपको दिख गया, पार्ट ए में दिख गया आपका 1 2 3 4 और पार्ट सी में दिख गया 5 6 7 है नहीं इसमें, ठीक है। पार्ट सी देखिए, पार्ट सी में क्या है, प्रोविजन एज टू द स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल एंड द चेयरमैन द डिप्टी चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स Speaker and the Deputy Speaker of the Legislative Assembly, the Chairman and Deputy Chairman of the Legislative Council। मतलब अब ये राज्यों की बात हो रही है, अभी तो बात हो गई थी सेंटर की, अब ये पार्ट सी में स्टेट्स की बात हो रही है। तो अब ये बताया जा रहा है देयर शैल बी पेड टू द स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल एंड द चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ द स्टेट सच सैलरीज एंड अलाउंसेस एज वर पेबल टू द स्पीकर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ द डोमिनियन ऑफ इंडिया। देखिए उसमें क्या था ना, ऊपर प्रेसिडेंट और गवर्नर की बात की गई थी पार्ट ए में, ठीक है, प्रेसिडेंट, गवर्नर, वाइस प्रेसिडेंट। और इसमें बात करी जा रही है कि स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल, मतलब ये आपका लोकसभा के जो स्पीकर हैं और द चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ द स्टेट्स, मतलब राज्यसभा के जो चेयरमैन हैं, ठीक, कौन होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। और अलायंस वर पेबल टू द स्पीकर अलायंस एज वर पेबल टू द स्पीकर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डोमिनियन ऑफ इंडिया। उस समय जो रहा वही पक्ष मिलेंगे, वही सारी चीज़ें बातें हैं। शैल बी पेड टू द स्पीकर डिप्टी स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली एंड टू द चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन सच सैलरी एंड अलायंस एज वर पेबल रिस्पेक्टिवली तो टू द स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली एंड द प्रेसिडेंट डिप्टी प्रेसिडेंट इमीडिएटली बिफोर द, मतलब पहले कॉन्स्टिट्यूशन से पहले जो मिल रहा था वही मिलेगा। ये सब बातें की गई हैं। पार्ट डी में आप देखोगे इसके बात की है, प्रोविजन एज टू द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड ऑफ द जज, क्या जज को क्या मिलेगा, चीफ जस्टिस को, एनी अदर जज को किस तरह से अलाउंस मिलेंगे, ये पेंशन के बारे में सुप्रीम कोर्ट, ये सब ये आप देख रहे हो शेड्यूल 2 में पार्क्स एंड एमोल्यूमेंट से इस तरह की बातें हैं, ठीक है। ओवरऑल आपको देखना है एग्जैक्टली, थोड़ा आइडिया होना चाहिए आपको कि क्या है, ठीक है। तो ये हिंट आपको जब आप इस तरह से देख लोगे ना, विजुलाइज कर लोगे, तो आपको ये चीज़ रटनी नहीं पड़ेगी, आपको समझ में आएगा कि इसमें इस तरह से लिखा हुआ है, सैलरी वैलरी के बारे में बात लिखी हुई है, ठीक है। प्रेसिडेंट, गवर्नर, फिर उसके बाद ये चालू हो गए हैं स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और ये सब चेयरमैन, वाइस डिप्टी चेयरमैन, ये सब, ठीक है। ये हो गया शेड्यूल टी और शेड्यूल 2। उसके बाद पार्ट डी में देखिए जजेस और सुप्रीम कोर्ट जुडिशरी वालों की सैलरी वाली हो गई। अब आप देखिए ये आप देखते जा रहे हैं किस तरह से चीफ जस्टिस, एनी अदर जज, सब डिटेल में, हाई कोर्ट के बारे में भी सब सैलरी वाली का सब मेंशन है, यही सब बातें हैं, ठीक है। आप ये देखते जाइए कितना सारा है। पार्ट ई में प्रोविजन है कम, अब देखिए सीएजी के बारे में है, सीएजी कितनी सैलरी होगी, देयर शैल बी पे टू द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया सैलरी एट ए रेट ऑफ 4000 पर मेंसम। इस तरह से क्या सैलरी होगी, क्या कुछ नहीं, ये सब जो मॉडिफाई करना होता है बाद मॉडिफाई कर जाते हैं इसको, ठीक है। अब देखिए सैलरी वैलरी के बारे में बातें हो गई, ये सब इस तरह से लिखा हुआ दिख रहा है आपको। अब थर्ड शेड्यूल में आप देखिए, थर्ड शेड्यूल में आर्टिकल 75 के 4 जो सब क्लॉज है वो उसके बारे में है, 99 सब क्लॉज, 124 ये आपका सब क्लॉज है, 6 और 148 का 2 सब क्लॉज, 164 का 3, 188 to 119। मतलब जब ये आर्टिकल आप पढ़ोगे ना तो इनमें थर्ड शेड्यूल का जिक्र किया गया है, ठीक है। तो उसके लिए उन्होंने उस समय वहाँ नहीं बताया था और नीचे बोल दिया था कि काइंडली रिफर थर्ड शेड्यूल। तो थर्ड शेड्यूल में हम देख रहे हैं क्या है, उसमें आप देख रहे हो सारी जो ओथ एंड अफर्मेशन होते हैं ना, वो सारे ओथ एंड अफर्मेशन है कि यूनियन मिनिस्टर का ओथ क्या होगा, I डू स्वेयर इन द नेम ऑफ द गॉड दैट आई विल बी अ ट्रू फेथ, ठीक है, इस तरह से।
और जैसे जो मतलब गॉड लिखा है ना, जैसे जो ओथ लेते हैं गॉड, अब जो नहीं मतलब नास्तिक टाइप के लोग हैं तो सोलेमली अफर्म बोलते हैं, तो इसलिए इस तरह से लिखा हुआ है। ठीक है, जो मिनिस्टर होते हैं जैसे प्राइम मिनिस्टर या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, तो इनको तो ओथ ऑफ सीक्रेसी भी लेनी पड़ती है भाई, क्योंकि इनके पास बड़े क्रिटिकल डिपार्टमेंट होता है, जैसे न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेटेड डिपार्टमेंट है, तो इनको सीक्रेसी लेना पड़ती है अपने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की, ये चीज़ें लीक ना हो जाए। डेटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कंट्री की सॉवरेंटी के लिए। ठीक है, तो ये आपने देखा सीक्रेसी की भी ओथ दी हुई है, फॉर्मेट दिया हुआ है, मतलब किसी को अगर किसी को ओथ दिलानी है तो क्या फॉर्मेट है, तो ये सारी चीज़ें आपको दिख रही हैं थर्ड शेड्यूल में कि ये होता हुआ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए, मतलब जितनी भी तरह की ओथ होंगी वो सारी ओथ के बारे में पूरा फॉर्मेट बना हुआ है पहले से ही, प्री डिसाइडेड फॉर्मेट। मिनिस्टर ऑफ स्टेट क्या करेंगे, सीक्रेसी फॉर मिनिस्टर ऑफ स्टेट, ठीक है, और लेजिस्लेटर ये है फॉर इलेक्शन टू द लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट का, मतलब जैसे कसम मतलब वो हो रहे हैं ना कि चुनाव के लिए खड़े हो रहे हैं, तो उसके लिए भी कस्में खिलाई जाती हैं। जितनी भी तरह की ओथ होंगी वो सब इसमें आपको दिख रही हैं। ठीक है, ये आपने देख लिया, ये ओथ वाला पार्ट जो है वो ये कंप्लीट हो गया, ओथ एंड अफर्मेशन। अब 4 शेड्यूल देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 4 के सब क्लॉज 1 में और आर्टिकल 80 के 2 में ये मेंशन है। ठीक है, तो ये जो राज्यसभा के बारे में रिलेटेड है, ये एलोकेशन ऑफ सीट्स इन काउंसिल ऑफ स्टेट्स। अब जो राज्यसभा होती है, राज्यसभा में हर स्टेट से और कुछ लोग डिसाइड किए जाते हैं, यूनियन टेरिटरी से, स्टेट से, कि इतनी सीटें रिजर्वेशन रहेगा, रिजर्व रहेंगी, इतनी सीटें रहेंगी, इस राज्य से सिर्फ इतने लोग ही राज्यसभा में आ सकते हैं, क्योंकि एक रिप्रेजेंटेशन की बात होती है ना कि जैसे उसमें लोकसभा में तो मान लीजिए रिजर्व वो नहीं मिल पा रहा है, जिसमें तो मेजोरिटी जो जीत गई हो सकता है वो एक ही स्टेट से कई सारे जीत के चले आए हैं लोकसभा की सीट से, तो कहीं ना कहीं तो राज्यों को मौका देना बनता है कि उनको भी अपने प्रोपोर्शन में रिप्रेजेंटेशन मिले। तो इसलिए राज्यसभा में के लिए एक शेड्यूल बना के डाल दिया गया कि एक काम करते हैं जो हम काउंसिल ऑफ स्टेट्स, इसलिए नाम भी इसका काउंसिल ऑफ स्टेट्स है, मतलब जितने भी राज्य हैं उन राज्यों के जो आप रिप्रेजेंट करते हुए उतने लोग रहते हैं राज्यसभा में, हर कोई बराबर ही है। ठीक है, लोकसभा में तो आप देखोगे मेजोरिटी में हो सकता है कि नॉर्थ के लोग ज़्यादा आ जाएं, तो नॉर्थ के लोग ही बार बार, मान लीजिए अब जैसे नॉर्दर्न साइड के लोग ही जीत रहे हैं सबसे ज़्यादा और मेजोरिटी मिल रही है, उन्हीं की सीटें सबसे ज़्यादा मिल रही हैं, तो फिर उनको साउथ वाले को मौका ही नहीं मिलेगा, तो फिर उसके लिए राज्यसभा है साउथ, वहाँ तो डिसाइडेड है ना, वहाँ तो फिक्स्ड रहता है कि आंध्र प्रदेश से 11 सीटें होंगी, तेलंगाना से 7, आसाम से 7, बिहार से, झारखंड से, गोवा से, हरियाणा से, इस तरह से नंबर ऑफ सीट्स लिखी हुई हैं। ठीक है, ये आप देखते जा रहे हैं केरला, मध्य प्रदेश, ये सारी सीट्स लिखी हुई हैं कि कहाँ से राज्यसभा में कितनी सीट्स मिलेंगी। ठीक है, ये आपने देखा, और ये मणिपुर, त्रिपुरा और ये सारी चीज़ें आपको दिख रही हैं। ठीक है, और ये सब आप देखते जा रहे हैं। 5th शेड्यूल में आइए आप, 5th शेड्यूल में क्या बात की गई है, ये आर्टिकल 244 याद रखिएगा, 244। ठीक है, कि आर्टिकल 244 के 1 क्लॉज में सब ये दिया हुआ है कि प्रोविजन एज टू द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ द शेड्यूल्ड एरिया एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। दो तरह के एक तो शेड्यूल्ड एरिया होता है, ठीक है, एक शेड्यूल्ड ट्राइब्स होती हैं, तो इनके 5th शेड्यूल में इनके एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड बातें की गई हैं। तो इसमें पहले पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी ऐसे बनाया हुआ है, तो पार्ट ए में इन्होंने जनरल इंटरप्रिटेशन दिया है। इन्होंने पार्ट ए में इंटरप्रिटेशन क्या बोला है कि इन दिस शेड्यूल अनलेस द कंटेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स द एक्सप्रेशन स्टेट डज नॉट इंक्लूड द, इसमें बोला गया है कि अगर कहीं इस पूरे शेड्यूल में कहीं स्टेट का जिक्र हो तो उसमें आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को छोड़ दिया जाए। मतलब 5th शेड्यूल में ये 4 राज्य छोड़ दिए गए थे, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, तो आप ऐसे याद कर लो, इसको ट्रिक भी है कि मतलब एटीएम तो है ही, ठीक है, और इसमें मनी नहीं है, नो, तो मतलब ऐसा एटीएम जिसमें पैसा नहीं हो वो 5th शेड्यूल में मेंशन है। ठीक है, तो पैसा नहीं है मतलब मनी नहीं है, मनी नहीं, मणिपुर नहीं है, तभी आपको दिख रहा है इसमें मणिपुर नहीं है। एटीएम और मनी नहीं है, तो मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम और असम, ये तो चार दिख रहे हैं। इनके बारे में 6th शेड्यूल में आएगा। तो ये देख लिया, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट इन शेड्यूल एरिया सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस शेड्यूल, द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट एक्सटेंड्स टू द शेड्यूल एरिया देयरइन। ठीक है, इस तरह से पूरी बात की है। रिपोर्ट बाय द गवर्नर टू द प्रेसिडेंट रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द शेड्यूल्ड एरिया, द गवर्नर ऑफ ईच स्टेट हैविंग शेड्यूल्ड एरिया देयरइन shall annually or whenever so required by the president make a report to the president regarding
regarding the administration of scheduled areas in that state. An executive power of the union shall extend to the giving the direction to the states as to the administration of said area. मतलब कुछ शेड्यूल्ड एरिया होते हैं अलग टाइप के जिनका कंट्रोल जो है डायरेक्ट प्रेसिडेंट के देख रहे हैं, सुपरविजन वही देखते हैं, गवर्नर बताते रहते हैं, अपडेट देते रहते हैं इसके बारे में। तो आप देख रहे हो आप एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज एंड ट्राइब्स। इसमें पार्ट बी में पहला तो जनरल था, जनरल पॉइंट थे पार्ट ए में, पार्ट बी में प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन की बात की गई है। इसमें बोला गया है ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल होगी, देयर शैल बी एस्टेब्लिश्ड इन ईच स्टेट having scheduled areas therein, and if the president so direct also in any state having scheduled tribes but not scheduled areas therein, a tribes advisory council consisting of not more than 20 members of whom as nearly as may be 3/4 shall be representative of scheduled tribes in the legislative assembly of state। ये बता दिया है कि legislative assembly होगी स्टेट की, तो उसमें 3/4 मतलब scheduled tribe के लोग होंगे, इस तरह से चीजें मेंशन की गई हैं। provided that if the number of representative of scheduled tribes in the legislative assembly of the state is less than the number of seats in the tribes advisory council to be filled by such representative, the remaining seats shall be filled by other members of those tribes। तो अब ये इस तरह की चीज़ें ट्राइबल काउंसिल, शेड्यूल्ड एरिया, मतलब किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन होगा पूरी गाइडलाइंस इसमें दी गई हैं, ठीक है। और आप देखोगे कि जो ये मैंने आर्टिकल बताया था, आर्टिकल 244(1) उसमें रेफर कर दिया होगा कि आप 5th शेड्यूल रेफर कर लो गाइडलाइंस के लिए कैसे एडमिनिस्ट्रेशन चले। तो कुछ नियम बना दिए हैं, गवर्नर में मेक रूल्स प्रिस्क्राइबिंग और रेगुलेटिंग एज द केस में बी द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द काउंसिल, द मोड ऑफ देयर अपॉइंटमेंट एंड अपॉइंटमेंट ऑफ द चेयरमैन ऑफ द काउंसिल, किस तरह कंडक्ट ऑफ इट्स मीटिंग और इंसिडेंटल मैटर, ये सारी चीज़ें लॉ अप्लीकेबल टू द शेड्यूल्ड एरिया कौन कौन से होंगे ये सब डिसाइड है ना, ये सारी चीज़ें आपने देख लिया। नो रेगुलेशन। पार्ट सी, शेड्यूल्ड एरिया क्या है। इन दिस कॉन्स्टिट्यूशन द एक्सप्रेशन शेड्यूल्ड एरिया मीन्स सच एरियाज एज द प्रेसिडेंट में बाय ऑर्डर डिक्लेयर टू बी द शेड्यूल्ड एरिया। आप प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर सकते हैं, प्रेसिडेंट में एट एनी टाइम बाय ऑर्डर डायरेक्ट दैट द होल और एनी स्पेसिफाइड पार्ट ऑफ ए शेड्यूल्ड एरिया शैल सीज टू बी ए शेड्यूल्ड एरिया और पार्ट ऑफ एनी सच एरिया, मतलब हटा भी सकते हैं, ठीक है। और increase the area of the any scheduled area in state after consultation with the governor of the state, alter but only by way of rectification of boundaries any scheduled area, ठीक है। तो इस तरह से ये आपको दिखा कि किस तरह से शेड्यूल में दिया है। पार्ट डी में बात है कि अमेंडमेंट ऑफ द शेड्यूल, इसमें क्या है कि जैसे आप देख रहे हो कि अमेंडमेंट ऑफ शेड्यूल, पार्लियामेंट में फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय लॉ अमेंड बाय वे ऑफ एडिशन, वेरिएशन एंड रिपील एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ द शेड्यूल एंड व्हेन द शेड्यूल इज टू सो अमेंडेड। तो मतलब इस तरह से लिखा है कि शेड्यूल को अमेंड किया जा सकता है, वेरिएशन रिपील हटा सकते हैं। शेड्यूल इज सो अमेंडेड एंड रेफरेंस शेड्यूल शैल बी कंस्ट्रूड एज ए रेफरेंस टू सच शेड्यूल एज सो अमेंडेड। नो सच लॉ इज एज इज मेंशन इन सब पैराग्राफ 1 ऑफ दिस पैराग्राफ शैल बी डीम्ड टू बी एन अमेंडमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द पर्पज ऑफ, मतलब ऐसा बोले हैं कि शेड्यूल में अमेंडमेंट अगर करेंगे आप 5th शेड्यूल में कभी आगे चल के, ठीक है, तो उसको 368 में नहीं माना जाएगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बात है, ये याद रखिएगा कि पार्लियामेंट में फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय लॉ अमेंड बाय वे ऑफ एडिशन, वेरिएशन और रिपील एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस शेड्यूल, कौन सा शेड्यूल, 5th शेड्यूल, एंड व्हेन द शेड्यूल इज सो अमेंडेड एनी रेफरेंस टू दिस शेड्यूल इन दिस कॉन्स्टिट्यूशन शैल बी कंस्ट्रूड एज ए रेफरेंस टू सच शेड्यूल सो एज अमेंडेड। नो सच लॉ एज इज मेंशन इन सब पैराग्राफ 1 ऑफ दिस पैराग्राफ। इंपॉर्टेंट है, 5th शेड्यूल में अमेंडमेंट करना है कर दो, 368 से बाहर है, मतलब ये कहना चाह रहे हैं सीधे सीधे। अब बात करते हैं 6th शेड्यूल के। अभी 6th शेड्यूल आप देखिए कि प्रोविजन एज टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज इन द स्टेट्स ऑफ असम, मेघालय, त्रिपुरा, ये कुछ स्पेशल केस होते हैं, ठीक है। 244 के 2 और 275 के 1 में दिए हुए हैं कि ये क्या है, स्टेट ऑफ असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम, ये क्या है, इनमें बोला गया ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट्स एंड ऑटोनोमस रीजन्स सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस पैराग्राफ द ट्राइबल एरिया इन ईच आइटम ऑफ पार्ट 1, 2 and 2A and in part 3 of the table appended to paragraph 20 of this schedule shall be autonomous district। मतलब इस तरह से ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट, ऑटोनोमस रीजन को जो होते हैं जहाँ पे खुद से कंट्रोल होता है इनका, ठीक है। इफ देयर आर डिफरेंट शेड्यूल ट्राइब्स इन एन ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट द गवर्नर मे बाय पब्लिक नोटिफिकेशन डिवाइड द एरिया और एरियाज
इनहैबिटेटेड बाय देम इनटू ऑटोनोमस रीजन्स। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। गवर्नर क्या कर सकते हैं, नोटिफिकेशन लगा सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं एरिया को, एरिया इनहैबिटेड बाय देम इनटू ऑटोनोमस बना सकते हैं किसी भी एरिया को। तो ये चार जो आपके स्टेट है इनके बारे में ये सारी चीज़ें हैं। ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट, ऑटोनोमी मिल जाती है उनको। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट काउंसिल एंड रीजनल काउंसिल, देयर शैल बी अ डिस्ट्रिक्ट काउंसिल फॉर ईच ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट कंसिस्टिंग ऑफ नॉट मोर देन 30 मेंबर ऑफ whom not more than 4 persons shall be nominated by the governor and the rest shall be elected on the basis of adult suffrage। मतलब 30 लोगों कम से कम मेंबर होने चाहिए डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में, और 4 जो है गवर्नर नॉमिनेट करेंगे, नॉट मोर देन 4, मैक्सिमम 4, और बाकी के जो है इलेक्शन से आ जाएंगे। ठीक है, इस तरह की बातें की गई हैं। और ये सब चीज़ें आप चारों डिस्ट्रिक्ट शेड्यूल में आप यही देखोगे, इन्हीं चारों के बारे में ऑटोनोमस और ये सारी बातें देखोगे। ठीक है, क्या देखोगे, द पावर्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट काउंसिल एंड रीजनल काउंसिल्स टू मेक लॉ, द रीजनल काउंसिल फॉर एन ऑटोनोमस रीजन इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल एरियाज विद इन सच रीजन एंड डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, ये सब है। एडिशनल पावर और ये सब बहुत सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं 6 शेड्यूल में। बोडोलैंड टेरिटोरियल लिखा है, एडिशनल पावर्स ऑफ द बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल टू मेक लॉज, कुछ एडिशनल पावर्स भी दे दी गई हैं इनमें धीरे धीरे बाद में आगे चल के कुछ काउंसिल्स को। ठीक है, कि अपने आप अपने हिसाब से ट्राइबल एरियाज हैं, मैनेज करो, अपना खुद देखो। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट नहीं छेड़ेगी। अब जैसे पंचायत सब सिविलाइज तो है नहीं, तो उसमें पंचायत और ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इस तरह से दे देते हैं, काउंसिल बना लो अपने हिसाब से जियो। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस इन ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट एंड ऑटोनोमस रीजन, ये सब चीज़ें हैं, आप देख रहे हो किस तरह से शेड्यूल में मेंशन है। ठीक है, ये आप देख रहे हो काफ़ी बड़ा शेड्यूल है। Conferment of power under the Code of Civil Procedure 1908 and the Code of Criminal Procedure, regional district council and certain courts and officer for the trial of certain suits, केसेस भी डील कर सकते हैं डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को, प्राइमरी स्कूल भी इस्टेब्लिश कर सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट एंड रीजनल फंड्स, ये सारी बातें हो गई। ठीक है, पावर टू एक्सेस एंड कलेक्ट लैंड रेवेन्यू एंड टू इम्पोज टैक्सेस भी लगा सकते हैं। सोचिए कितनी लेवल की ऑटोनॉमी है। लाइसेंसेज और लीजेस फॉर द पर्पज ऑफ प्रोस्पेक्टिंग फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स, लीज लाइसेंस ये भी दे सकते हैं। पावर ऑफ डिस्ट्रिक्ट काउंसिल टू मेक रेगुलेशन फॉर द कंट्रोल ऑफ मनी लेंडिंग एंड ट्रेडिंग बाय नॉन ट्राइबल्स, इस पर भी पावर है कि मनी लेंडिंग होगी नहीं होगी, क्या होगा, क्योंकि काफ़ी सारी ऑटोनॉमी की बात है। पब्लिकेशन ऑफ लॉज रूल्स एंड रेगुलेशन मेड अंडर द शेड्यूल। ठीक है, ये आपने देखा, एप्लीकेशन ऑफ एक्ट्स ऑफ पार्लियामेंट ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट ऑफ मेघालय टू ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट ऑटोनोमस रीजन इन द स्टेट ऑफ मेघालय, तो ये सारी चीज़ें हैं। और ये आप देख लो 6 शेड्यूल जो है वो थोड़ा सा ऑटोनॉमी से रिलेटेड है और इन 4 स्टेट्स के बारे में कुछ बात करता है। ठीक है, ये डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और लोकल लेवल पे कुछ ऑटोनॉमी की बात करता है। तो ये आप देख रहे हो कि सब इसी तरह के डिस्ट्रिक्ट डिसोल्यूशन और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और ये सब बातें लिखी हुई हैं रीजनल लेवल पे ऑटोनॉमी की। ये देखिए, ट्रांजिशनल प्रोविजन, गवर्नर में मेक रेगुलेशन फॉर पीस एंड गुड गवर्नमेंट ऑफ एनी सच एरिया, ये सब। ठीक है, ये देखते जाइए। ट्राइबल एरियाज आया था, एरिया स्पेसिफाइड इन पार्ट 1 to 2A 3 ऑफ द टेबल बिलो शैल रिस्पेक्टिवली ट्राइबल एरियाज। ये देखिए, ये कुछ एरिया डिसाइड किए गए हैं जिसमें जो ट्राइबल एरिया शेड्यूल एरिया क्या है, जैसे नॉर्थ कैचर हिल्स डिस्ट्रिक्ट, द कार्बी एंगलोंग डिस्ट्रिक्ट, बोडोलैंड टेरिटोरियल एरिया, खासी हिल्स, जयंती हिल, गारो हिल्स। ये पार्ट 1 2 ये दिख रहे हैं ना, ये सब एरिया दिए हैं वहाँ मेंशन। त्रिपुरा ट्राइबल एरिया डिस्ट्रिक्ट, चकमा, मारा, लाई, द लाई डिस्ट्रिक्ट, ये है डिसोल्यूशन ऑफ मिजो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। ये सब अलग अलग लेवल के कुछ एरियाज हैं जहाँ का यहाँ के जो ट्राइबल एरिया के लोग हैं ना, उनको बोला गया है कि आप संभालो, रीजनल ऑटोनॉमी ले लो कुछ अलग अलग, ताकि उनका भी बना रहे रोल। ठीक है, अमेंडमेंट ऑफ शेड्यूल। अब देखिए अमेंडमेंट ऑफ शेड्यूल के लिए इसमें देखते हैं जरा क्या बोला गया है। इसमें लगा पार्लियामेंट में फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय लॉ अमेंड बाय वे ऑफ एडिशन, वेरिएशन, रिपील एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस शेड्यूल एंड व्हेन द शेड्यूल इज सो अमेंडेड एनी रेफरेंस टू दिस शेड्यूल इन दिस कॉन्स्टिट्यूशन शैल बी कंस्ट्रूड as a reference to such schedule as so amended. No such law is mentioned in subparagraph 1 of this paragraph shall be deemed to be an amendment of this constitution for the purpose of article 368। सेम वही बात है कि 368 में नहीं आएगा। 7 शेड्यूल देखिए, 7 शेड्यूल कैसा है देखिए, ये देखने वाली चीज़ है। लिस्ट 1 इस तरह से लिस्ट दी है, इसमें यूनियन लिस्ट दी है।
ठीक है, पहले नाम दिया है, डिफेंस ऑफ इंडिया, नेवल आर्मी, फायर आर्म, एटॉमिक एनर्जी, सेंट्रल ब्यूरो, ये सारी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें, एक्स्ट्राडिशन, एडमिशन, पिलग्रिमेजेस टू प्लेसेस आउटसाइड, रेलवेज, हाईवेज, शिपिंग, मैरीटाइम, ये सब चीज़ें आप देख रहे हो, बहुत सारी चीज़ें, सारे नाम नंबर पड़े हुए हैं, सब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, पोस्ट ऑफिस सेविंग, इंश्योरेंस, और ये सारे टॉपिक हैं कि कौन सी मतलब सेंटर जो है किसको देखेगा और स्टेट किसको देखेगा। तो इस तरह की काफ़ी बड़ी लिस्ट है। ये नंबर आप देखते जा रहे हैं 72, 3, 4, 5, इस तरह से ये नंबर आप देख रहे हैं बीच में 79, 80, 81, 82, 83, 84, और उसके अंदर डाल दिया जैसे ड्यूटीज ऑफ एक्साइज ड्यूटी, ये सब हो गए किस किस पे, ये हो गए 67, ये आप देखते जा रहे हैं लिस्ट 92A, 92B, 3, 4, 7, 97 दिख रहे हैं। तो ये आप देख रहे हो कि सबसे लास्ट नंबर 97 है। ये काउंटिंग में आप देखोगे तो ये ज़्यादा है, लेकिन जो नंबर इसमें लिखा हुआ है ना, लास्ट नंबरिंग क्या है, नंबरिंग के हिसाब से 97 है। स्टेट लिस्ट इसी तरह से, पब्लिक ऑर्डर, स्टेट क्या देखेंगे, पब्लिक ऑर्डर देखेंगे, पुलिस देखेंगे, प्रिजन्स, रिफॉर्मेटरीज, लोकल गवर्नमेंट देखेंगे, पब्लिक हेल्थ, सैनिटेशन। आज के कोविड-19 के केस में ये सब स्टेट ही देखना है, स्टेट को देखना। पिलग्रिमेज अदर देन पिलग्रिमेज टू प्लेसेस आउटसाइड इंडिया, इंटॉक्सिकेटिंग लिकर्स, और ये देखोगे ना, और रिलीफ टू डिसेबल्ड, अनएम्प्लॉयबल, बरियल ग्राउंड, लाइब्रेरीज, और कम्युनिकेशन, एग्रीकल्चर, प्रिजर्वेशन, पाउंड्स एंड प्रिवेंशन ऑफ कैटल ट्रेसपास, वाटर, लैंड, फिशरीज, और ये सब है। ये कुछ हटा दिया गया तो स्टार बना है, ठीक है। ये आप देख रहे हो सारी लिस्ट है। इस तरह से टॉपिक्स वाइज जो सारी लिस्ट है ना, वो सारी लिस्ट इसमें दी हुई है। ये देख रहे हो आप 56 टैक्सेस ऑन गुड्स पैसेंजर कैरी बाय रोड, इनलैंड, टोल्स, टैक्सेस, प्रोफेशन, ट्रेड्स का, और ये 66 नंबर लास्ट वाला है। कॉन्करेंट वो होते हैं जिनमें दोनों लोग देख सकते हैं, स्टेट और सेंटर। तो ये देखिए इसमें ये देखिए नंबर पड़े हैं ना सारे, दोनों लोग देख सकते हैं, बैंकरप्सी, इंसॉल्वेंसी, स्नेबल रॉन्ग्स। ये देखिए इसका लास्ट नंबर देखिए, फॉरेस्ट, और ये सब कॉन्करेंट लिस्ट में है। ट्रेड यूनियंस भी कॉन्करेंट में, सोशल सिक्योरिटी, सोशल इंश्योरेंस, और ये आप देख रहे हो, और ये चले जा रहे हो, और मैकेनिकली बॉयलर्स, इलेक्ट्रिसिटी, न्यूज़पेपर, बुक्स, प्रिंटिंग, ये सब कॉन्करेंट लिस्ट का मैटर है, ठीक है। ये आपने देखा 47 है ये, और इस तरह से ये आप देखा। इसका क्या मतलब है कि आप देख रहे हो 7 शेड्यूल में 47 नंबर लास्ट का जो है वो कॉन्करेंट लिस्ट में है। अब इसको कुछ ऐसे टॉपिक भी होंगे जो नहीं होंगे इनमें, तो रेजिडरी पावर के अंदर वो सेंटर के अंदर आ जाते हैं, ठीक है, वो टॉपिक। जैसे कि अभी आप डिजास्टर मैनेजमेंट जो है ना, ये नहीं है कहीं मेंशन, तो वो रेजिडरी पावर के अंदर में आके सेंटर के पास चला जाता है, वो इस लिस्ट में कहीं नहीं है। 8 शेड्यूल देखिए, आर्टिकल 344 जो है उसमें 1 क्लॉज और 351, इसमें ये 8 शेड्यूल लैंग्वेजेस की बात की गई, कौन कौन सी लैंग्वेज है इंडिया में, ठीक है, जिनको रिकॉग्नाइज किया गया है। तो आसामीज, बंगालीज, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू। 22 हैं, तो 22 दिख रही हैं, ठीक है। ये सब बारी बारी से ऐड होती रही हैं तो दिखती जाएंगी। 9 शेड्यूल में देखिए, अब 9 शेड्यूल में ये आर्टिकल 31B में जो बातें की गई हैं कि जैसे लैंड एक्वायर कर लिया ना किसी का, मान लीजिए किसी के जब राइट टू प्रॉपर्टी हटाया गया था, तो राइट टू प्रॉपर्टी हटाने के टाइम पे ऐसा किया गया था कि ये कुछ हर स्टेट ने अलग अलग अपने यहाँ के लैंड को, जिनके पास ज़्यादा जो जमींदार होते थे, लैंडलॉर्ड्स होते, जिनके पास ज़्यादा ज़मीन होती थी, तो वो छीनने के लिए एक एक्ट बनाते थे। जैसे कि आप देख लो पंजाब का एक्ट आया था, तो गोलकनाथ केस हुआ था, उसमें भी यही था कि पंजाब में एक एक्ट आया और उस पंजाब के एक्ट ने उसने बोला कि हम तुमसे ज़मीन छीनेंगे और तुम सिर्फ 30-30 एकड़ रख लो गोलकनाथ केस में, तो ये और बाकी काम बांट देंगे गरीबों में। तो वो सारे एक्ट हैं, तो वो क्या चैलेंज करने चले गए कोर्ट में कि अरे हमारी राइट टू प्रॉपर्टी है और हमारी राइट टू प्रोफेशन है कि हम अपने हिसाब से अपना प्रोफेशन कर सकते हैं, हम पूरा रखेंगे। अब किसी के पास 500 ज़मीन है, 500 एकड़ ज़मीन है, वो कह रहा है कि हमें पूरी चाहिए, हम पूरा में करेंगे अकेले, प्राइवेट प्रॉपर्टी हमारी। तो जो स्टेट का जो एक्ट है वो कह रहा है नहीं नहीं हम छीनेंगे। तो उसके लिए फिर क्या हुआ, कोर्ट में बातें जाने लगी, तो उन्होंने फिर 9th शेड्यूल में डाला, उसको सीधे बोला कि एक शेड्यूल बना दिया, उन्होंने बोला कि ये 9th शेड्यूल में जो जो एक्ट आ जाएंगे स्टेट के चले गए, फिर उनको कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता है कि ये गलत है, ठीक है, तो वो बाहर हो जाएंगे और कोर्ट में चैलेंज नहीं होगा। आप देखिए कोई भी एक्ट आता है तो उसका जो मोटिव होता है वो तो देखा जाता है, क्योंकि जुडिशियल रिव्यू तो एक बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का, तो मोटिव तो देखा जाएगा कि ये जेन्युइन इशू है, वेलफेयर स्टेट की बात होती है कि नहीं। अगर सच में लोगों के भले के लिए हो रहा है, जेन्युइन है,
तो ठीक है, नहीं तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट की पावर कोई छीन नहीं पाया जुडिशियल रिव्यू की, वो तो है। तो आप देख रहे हो सारे एक्ट आपको दिख रहे होंगे, बिहार डिस्प्लेस्ड पर्सन्स रिहेबिलिटेशन एक्ट, यूनाइटेड प्रोविंस लैंड एक्विजिशन डिस्प्लेस्ड पर्सन, और ये रेलवे कंपनीज इमरजेंसी प्रोविजन एक्ट। तो ये कुछ ऐसे एक्ट्स हैं, देख रहे हो आप कौन कौन से, आंध्र प्रदेश टीनेंसी एंड एग्रीकल्चरल लैंड्स, आंध्र प्रदेश, और कोली लैंड कैंसलेशन ऑफ इरेगुलर पट्टास, और ये सारे एक्ट आप देख रहे हो। असम बिहार लैंड रिफॉर्म, तालुकदारी, इनाम, टेनेंसी, एग्रीकल्चर, ये सब एग्रीकल्चर, सर्विलेंस, एलियनेशन, और ये टेनेंसी पेमेंट, और केरला लैंड टैक्स और सीलिंग, और ये सब किस तरह से, मतलब कोई भी एक्ट इसमें डाल दो 9 शेड्यूल में तो फिर उसके अगेंस्ट में आप जा नहीं सकते कि फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है, चले गए आप सुप्रीम कोर्ट। तो ये सारे आप देखो लैंड से रिलेटेड, टेरिटरी से रिलेटेड, ये सब जमींदारी और ये सब प्रॉपर्टी वाले सारे एक्ट हैं ज़्यादातर, ठीक है। लैंड वाले रिलेटेड आपको दिखेंगे जिनसे लैंड छीनी जा रही हो या कुछ ऐसा एक्ट होगा इसी तरह का। तो ये इस तरह के आपको ये एक्ट दिख रहे हैं, हर स्टेट के अलग अलग एक्ट हैं उसमें डाल दिए गए हैं, ठीक है। ताकि जैसे ये कोकिंग कोल माइंस नेशनलाइजेशन एक्ट, अब नेशनलाइजेशन कर दिया ज़बरदस्ती, तो नेशनलाइजेशन किया तो लोगों को बुरा लग रहा है कि नेशनलाइजेशन कैसे कर दिया ज़बरदस्ती, हमारे स्टेक छीन लिया, तो वो डाल दिया इसमें सीधे कोकिंग कोल माइंस नेशनलाइजेशन, और इमरजेंसी इंडियन कॉपर कॉर्पोरेशन एक्विजिशन ऑफ अंडरटेकिंग एक्ट, ये सारे हैं कोल माइंस, और ये कोल माइन कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन, ये हो गया महाराष्ट्र एग्रीकल्चरल लैंड। तो ये आप देखिए स्टेक ले रहे हैं सब में महाराष्ट्र, और ये सारे उड़ीसा लैंड रिफॉर्म, उत्तर प्रदेश इम्पोजिशन ऑफ सीलिंग एंड लैंड होल्डिंग, सीलिंग लगा दी है। एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट, ये देखिए आजकल इसका बड़ा जिक्र हो रहा है, एसेंशियल मास्क और सैनिटाइजर के लिए, ठीक है। एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 1955 में पड़ा हुआ है सी 9 शेड्यूल में, इसके अगेंस्ट में नहीं जा सकते आप, मतलब जो इसमें एक्ट आ गया उसके अगेंस्ट में नहीं जा सकते आप शिकायत करने, ठीक है। ये असम फिक्सेशन, बॉम्बे टेनेंसी, और ये सारे मतलब वेलफेयर से रिलेटेड जितने एक्ट्स आपको दिखेंगे वो सारे इसमें डाल रखे गए हैं, काफ़ी सारे एक्ट्स डाल रखे हैं, ये देखते जाइए। राजस्थान, तमिलनाडु रिफॉर्म, हर स्टेट के इतने सारे स्टेट्स, अब देखिए 28 स्टेट्स हैं तो उनके सबके स्टेट से रिलेटेड सारे एक्ट होंगे इसमें। लैंड होल्डिंग पे कितना मैक्सिमम लैंड, जमींदारी अबॉलिशन, दमन दीव यूनियन टेरिटरीज, और ये सब भी है आ गए इसमें। तो शेड्यूल एरिया वाले एक्ट आ गए, लैंड ट्रांसफ़र, और ये सब संथाल, ये देखिए ये सब कितने सारे एक्ट हैं, ठीक है। काफ़ी बड़ी लिस्ट है ये जो शेड्यूल की लिस्ट है, अभी तक ये ख़त्म नहीं हुए। तमिलनाडु, बिहार, और ये देखते जाइए राजस्थान, तमिलनाडु लैंड रिफॉर्म, ये काफ़ी सारे एक्ट हैं, ये देखिए ये एक्ट अब जाके ये अब खत्म हुआ है, देखा 9 शेड्यूल में बहुत सारे एक्ट्स हैं। 10 शेड्यूल देखिए, 10 शेड्यूल में जो बात की है आर्टिकल 102 के सब क्लॉज 2 में मतलब रेफर किया गया होगा कि 10 शेड्यूल देखें, और 191 के इसमें देखिए मैजिक नंबर 89 जोड़ा हुआ है, तो ठीक है। तो ये सेंटर में डिस्क्वालीफाई करता है, वो स्टेट में डिस्क्वालीफाई करता है। तो 10 शेड्यूल में बात की गई है प्रोविजन एज टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन, पार्टी छोड़ के भाग जाते हैं ना दूसरी पार्टी में, तो ये दल बदलू, तो इंटरप्रिटेशन दिया हुआ है कि क्या हाउस क्या होगा, लेजिस्लेटिव पार्टी किसको बोलेंगे, और ये सब डिस्क्वालिफिकेशन ऑन ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ, ये लिखा हुआ इफ ही हैज वॉलंटरी गिवन अप हिज मेंबरशिप ऑफ सच पॉलिटिकल पार्टीज वोट्स, एक्सप्लेनेशन तक दिया हुआ है, ठीक है। nominated member of a house where is born, the date of nomination such member be deemed to belong to such political party, ये सारी चीज़ें आप देख रहे हो डिफेक्शन वाली, ये सब on the ground not to apply in case of merger, ठीक है। ये सारी एग्जाम्पशन दिए हुए हैं कि कब एग्जाम्पशन है। डिसीजन ऑन क्वेश्चन जो कर, इफ एनी क्वेश्चन अराइजेज एज टू वेदर ए मेंबर ऑफ हाउस हैज बिकम सब्जेक्ट टू डिस्क्वालिफिकेशन अंडर दिस शेड्यूल, द क्वेश्चन शैल बी रिफर्ड टू फॉर द डिसीजन ऑफ द चेयरमैन और एज द केस में बी द स्पीकर ऑफ द सच हाउस, एंड हिज डिसीजन विल बी फाइनल, ठीक है, शैल बी फाइनल प्रोवाइडेड दैट वेयर द क्वेश्चन विच हैज अराइजन is to as to whether the chairman or the speaker of a house has become subject to such disqualification, the question shall refer to the decision of such member of the house as the house may elect in, मतलब आप खुद ही ये अगर फंस जाए तो चेयरमैन स्पीकर तो फिर कोई और चुन लिया जाएगा। ऑल प्रोसीडिंग्स अंडर द सब पैराग्राफ 2 is in relation to any question as to disqualification of member of a house under this schedule shall be deemed to be the proceedings in parliament within the meaning of article 122 or as the case may be proceeding in the legislature of a state within the meaning of 212, ठीक है। ये आर्टिकल बोला जा रहा है कि ये सारी चीज़ें इसके अंदर मानी जाएंगी। बार ऑफ जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट, ठीक है,
No court shall have any jurisdiction respect of any matter connected with the disqualification of a member of the house under the schedule. Rules बताए गए हैं कुछ, क्या होगा, रूल्स कैसे होगा, ठीक है। जैसे रूल्स में ये बताया गया है कि द मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर्स और अदर रिकॉर्ड्स एज टू पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ एनी टू विच डिफरेंट मेंबर्स ऑफ द हाउस बिलोंग। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप देख रहे हो जिस तरह से ये रूल्स सब बना हुआ है, ठीक है। 11 शेड्यूल में देखिए आप क्या है, 11 शेड्यूल में इस तरह से एक लिस्ट बनी हुई है, उसमें लिखा हुआ है एग्रीकल्चर इंक्लूडिंग एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन, लैंड इम्प्रूवमेंट, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लैंड रिफॉर्म, लैंड कंसोलिडेशन, सॉइल कंजर्वेशन, माइनर इरिगेशन, एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज, स्पेशल फॉरेस्ट्री एंड फार्म फॉरेस्ट्री, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इंक्लूडिंग फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, खादी विलेज कॉटेज इंडस्ट्रीज, रूरल हाउसिंग, drinking water, fuel and fodder, roads, culverts, bridges, ferries, waterways and other means of communication, non-conventional energy sources, poverty elevation program, education, libraries, cultural activities, market, women, child development, social welfare, maintenance of community assets। इस तरह से लिस्ट दी हुई है, ठीक है। उसके बाद 12th शेड्यूल में भी एक लिस्ट दी हुई है, आर्टिकल 243 के W में ये दिया हुआ है। इसमें क्या है, अर्बन प्लानिंग इंक्लूडिंग टाउन प्लानिंग, रेगुलेशन ऑफ लैंड यूज, कंस्ट्रक्शन, मतलब ये वो टॉपिक दिए हुए हैं, ये कुछ लिस्ट दी हुई है। जैसे सेंटर और स्टेट की लिस्ट होती है वैसे ये लोकल गवर्नमेंट में इनको लिस्ट दी गई है कि ये काम आप देखोगे, ठीक है। सब्जेक्ट डिसाइड कर दिया है, इससे रिलेटेड काम है आप देखोगे, ठीक है। तो अर्बन प्लानिंग एंड टाउन प्लानिंग, रोड्स एंड ब्रिजेस, वाटर सप्लाई फॉर डोमेस्टिक, और ये रेगुलेशन ऑफ स्लॉटर हाउस एंड टेनरीज, ये आप देख रहे हो कि किस तरह से ये चीज़ें आपको देखने को मिल रही हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये आपने देखा, और आप ये देखिए अपेंडिक्स में क्या है, द कॉन्स्टिट्यूशन, ये कुछ अपेंडिक्स भी दिया हुआ है, द कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन टू जम्मू एंड कश्मीर ऑर्डर 1954, कुछ चीज़ें और जोड़ दी गई हैं और इस तरह से अपेंडिक्स दिखती है, ठीक है। ये भी देख लीजिए किस तरह से अपेंडिक्स दिख रही है। अपेंडिक्स 1 ये देखिए इस तरह से भरा हुआ है, साइड डिटेल है इसमें और फर्दर डिटेल है, ठीक है। जैसे कोई चीज़ शॉर्ट में लिख दी है, ठीक है, उसकी और डिटेल में बताना है तो उन्होंने एक अपेंडिक्स ऐड कर दी है और उसमें और ज़्यादा डिटेल में खुल के एक एक चीज़ बताई है। तो ये जो जम्मू कश्मीर वाला था तो इसमें मैं इतना डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, और देखते हैं और क्या इसमें कौन कौन सी अपेंडिक्स के बारे में बात हुई है। ये देखिए कितनी सारी लिस्ट है, ये इतनी बड़ी लिस्ट है। ये पार्ट, ये देखिए पार्ट इस तरह से दिए हुए हैं, और ये पार्ट, ये देखिए आर्टिकल दिए हुए हैं ना, आर्टिकल ये रेफरेंस टू द स्टेट शैल बी कंस्ट्रक्टेड एज नॉट इंक्लूडिंग, ये देखिए ये सारे स्टेट्स हैं, ठीक है। ये आप देखते जा रहे हैं। तो आप ये देखिए कि किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन में आपके ये सारी चीज़ें ऐड करी गई हैं और कैसा दिखता है फर्स्ट शेड्यूल, सेकंड शेड्यूल, थर्ड और फोर्थ, ये सारे शेड्यूल किस तरह से दिखते हैं, लिस्ट क्या दिखती है, और ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप जब इसको विजुलाइज करोगे, आजकल जो क्वेश्चन पुटअप हो रहे हैं वो क्वेश्चन इस तरह से पुटअप किए जाते हैं कि वो कॉन्स्टिट्यूशन से पूछते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है, आपने क्या अंडरस्टैंडिंग है वो अलग बात है आपकी, ठीक है। आपको क्या लगता है कि क्या होना चाहिए उससे नहीं मतलब है, मतलब यह है कि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई वर्ड लिखा है कि नहीं लिखा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अपेंडिक्स 2 जैसे आप देखो, री स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द प्रेजेंट टेक्स्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द एक्सेप्शन मॉडिफिकेशन सब्जेक्ट टू विच द कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाइज टू द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर, मतलब कुछ चीज़ें हैं जिनके बारे में ज़्यादा नहीं है तो जम्मू कश्मीर से रिलेटेड चीज़ें ये डाल दी गई हैं। तो कई सारी चीज़ें इस तरह से अपेंडिक्स में दी हुई हैं, ठीक है। तो ये शेड्यूल और ये चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, शेड्यूल और पार्ट्स, इनका आपको ओवरव्यू समझना रहेगा और देखना रहेगा, तभी आप विजुलाइज कर सकते हो और ज़्यादा देर तक रिटेन कर सकते हो। आप ट्रिक से याद कर सकते हो, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, ठीक है, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, ये आपको ट्रिक मालूम है, लेकिन अगर आप ट्रिक को के साथ साथ अगर विजुलाइज कर लोगे कैसा दिखता है तो वो और ज़्यादा रिटेन करने में आपकी हेल्प करेगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।